बच्चों, कैसे आप सभी का सूरदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, एमसीक्यूज प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ। आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती जो आई थी और उसकी इंफॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दी थी। आज उसी के बारे में बच्चों मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हम जो ये क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यूज की सीरीज जो है अभी रेगुलर चलाने वाले हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन और उसके बाद अपन मिक्सअप चलाएंगे भाई, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन सबको सोल्व करने वाले हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से बनने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन निचोड़ कर मैं लेके आऊंगा आप सभी के बीच में। बात करते हैं बच्चों आज का जो अपना थंबनेल है, जिसमें दे ही रखा है आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024, जिसकी मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं। और इसके माध्यम से अपन जो तैयारी करने वाले हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी करने वाले हैं बच्चों। तो देखो, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर सब लोग कमेंट करिएगा भाई, आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा जो होती है भाई, कौन सी वसा घुलनशील होती है, कौन सी वसा घुलनशील होती है भाई। बात कर रहे हैं भाई वसा के बारे में, यानी कौन सी वसा घुलनशील विटामिन है। तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा भाई विटामिन जो है वो कौन सी वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें भाई, तो उसमें आ जाता विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन एडेक से अपन याद रख सकते हैं ए, डी, ई और के। इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर ए आंसर आ जाएगा। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बच्चों, जो भी यूट्यूब पर क्लास मेरी देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताए भाई, आंसर बताए सारे के सारे, और इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। उसके लिए भी आप टेस्ट लेकर के साथ साथ देखिए, जांच कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बच्चों कि सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य, अगर अपन बात करें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड है कौन बताएगा भाई, कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है भाई, ये नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है ये एनाटॉमी के अंदर, कि सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य जो होता है उसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो देखो भाई, उसकी उत्पत्ति में हम पता लगा सकते हैं कि नेफ्रॉन्स नहीं आएगा क्योंकि किडनी से रिलेटेड है। तो इसमें आ जाएगा भाई कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस से आपको पता लग रहा होगा कि कोरोइड प्लेक्सस जो होता है भाई वो किसके लिए सहायक होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन के निम्न के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के बारे में कह रहे हैं। विटामिन के की अगर बात करें अपन, विटामिन के, तो विटामिन के क्या करते हैं भाई, ये सिंथेसिस करते हैं, यानी ये संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं भाई, ये करते हैं प्रोथ्रोम्बिन का। किसका करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन का करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कौन करता है, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई तीसरे के अंदर बी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और जागने के चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सर जो अपन सोने और जागने की प्रक्रिया की बात करें, सोने और जागने की प्रक्रिया, उसके लिए बेटा आपको याद होगा, उसके लिए मैंने पढ़ाया था कि हाइपोथैलेमस, कौन आ रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है? एक कोने में बैठा रहता है बेटा मस्तिष्क के अंदर और पूरे मजे देखता है, सारी सारी प्रक्रियाएं करवाता है, आपके ऊपर कंट्रोल करता है। जो सारी प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो, सब कुछ करते हो, सारी सारी चीजें आपकी भावना के साथ खेलता है, इमोशन के साथ खेलता है, वो हाइपोथैलेमस है। तो सोने और जागने के चक्कर में क्या आ जाएगा भाई, सोने और जागने के लिए इसमें आ जाएगा आंसर हाइपोथैलेमस। क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ कमेंट कीजिए भाई आपको मेरी क्लास और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और साथ साथ आंसर भी देना आपको कि निम्न की रोकथाम हेतु विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की बात होती है भाई कि विटामिन सी जो है की आवश्यकता होती है किसके अंदर, कौन सा रोग हो जाने पर विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो बात करें भाई इसके अंदर कि स्कर्वी रोग स्कर्वी के अंदर क्या होता है भाई, स्कर्वी के अंदर विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट। प्यारे बच्चों, बात करें अपन कि नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की हमने कहा था कि सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट की अगर बात करें अपन तो वो कौन होती है? फंक्शनल यूनिट होती है सर न्यूरॉन्स होती है। कौन होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो कमेंट करके बताओ भाई, किडनी की किडनी की संरचनात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कमेंट करके बताओ, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? इसके बाद बताओ भाई, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कमेंट करके बताओ भाई, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? इसके साथ ये बताओ, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तीनों ही सवालों के आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या होती है? सर न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी अगर कम हो जाए आपके शरीर में, विटामिन डी की बात कर रहे हैं भाई, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरीबेरी या नेक्टलोपिया। कौन बताएगा भाई? फटाफट से आंसर दो। इसमें आ जाता है भाई रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग रिकेट्स रोग जो है भाई विटामिन डी की कमी से हो सकता है। तो जब भी आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो डॉक्टर आपको विटामिन डी से संबंधित गोलियां देता है खाने के लिए। इसकी बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शारीरिक तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है कि तंत्रिका तंत्र में जो कपालीय नसों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 12 जोड़ी होती है। क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं। और क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि विटामिन बी 12 को भी कहा जाता है, विटामिन बी 12 को और क्या कहा जाता है? विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है? कि विटामिन बी 12 कि साइनोकोल्वामिन या मिथाइल कोल्वामिन या कोल्वामिन या ब्रोमोकोबाल्मिन। तो इसके अंदर आ जाएगा भाई साइनोकोबाल्मिन। क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन कि हाइपोथैलेमस क्षेत्र को हाइपोथैलेमस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेमिलरी क्षेत्र, वेसोमेटर सेंटर, या फिर ब्रोका क्षेत्र, या फिर रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको भाई मेमिलरी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमिलरी क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि टिश्यू में, किसमें? टिश्यू की बात कर रहे हैं कि टिश्यू में निम्नलिखित के संचयन से विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग की बात कर रहे हैं भाई, विल्सन रोग होता है किसके कारण होता है? कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम किसके कारण होता है? तो बात करें भाई अगर, तो ये कॉपर के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? कॉपर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल जो है, मिनरल की बात कर रहे हैं, मिनरल जो है वही प्रमुख है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर रहा है। तो क्या इसमें कैल्शियम आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, या मैग्नीशियम आएगा, या कॉपर, कैल्शियम या सोडियम, कैल्शियम, सोडियम या आयरन, या मैग्नीशियम, आयोडीन या जिंक? कौन सा आएगा बेटा? 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा भाई? मिनरल्स की अगर बात करें तो सर कैल्शियम आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाई लौह का प्रमुख घटक होता है, लौह का प्रमुख घटक होता है कि सर अभी हमें यह पता है कि लौह का प्रमुख घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन को और क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ, हीमोग्लोबिन को और क्या कहा जाता है? या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का उदाहरण है, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आंसर बताओ भाई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताओ कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ओस्टियोपोरोसिस निम्नलिखित में से किस मिनरल से संबंधित है? देखो बेटा, ओस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, और आप लोगों को पता होगा कि ओस्टियो वर्ड किससे संबंधित है? ओस्टियो सर बोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बोन से संबंधित है।
तो ऑस्टियो निम्नलिखित में से किस मिनरल से संबंधित है? तो हमें पता है कि बोन किससे मिलकर बनी होती है सर? बोन कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैल्शियम। ए 14 क्वेश्चन में ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन की बात हो रही है। लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग जो है भाई, आमाशय की बात कर रहा है। पेट, स्टोमक तो नहीं है, त्वचा, स्किन तो नहीं है, कहीं लीवर की बात कर रहा है, लीवर तो नहीं है, या गुर्दा की बात कर रहा है तो गुर्दा तो नहीं है। तो हमें पता है कि त्वचा जो होती है वही वो सबसे बड़ा अंग होती है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस अंग से कैल्शियम उत्सर्जित होता है? कैल्शियम उत्सर्जित होता है, कैल्शियम एक्सक्रीट होता है भाई। तो किस अंग से होता है? तो गुर्दा और इसमें आते आ जाती है भाई, गुर्दा और आते किडनी से होती है और इंटेस्टाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहता है भाई वोलेटाइल पदार्थ। क्या कहा जाता है उनको? वोलेटाइल पदार्थ कहा जाता है। याद कर लेना भाई अच्छे से। इसके बाद बात करें अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय घात से संबंधित नहीं है? इसने कहा कि भाई नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, संबंधित है या नहीं है? तो नहीं है पूछा है इसने। तो नहीं है में क्या आएगा भाई इसमें कि हम कह सकते हैं कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो है सर इससे संबंधित। तनाव यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस तो है सर। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी इससे संबंधित है, लेकिन मेरास्मस भी है जो इससे संबंधित नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर हो जाएगा? उसमें डी हो जाएगा कि मेरास्मस इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आंखों में या आंखों से संबंधित है? भाई आई से संबंधित है। कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर जो है भाई आंखों से रिलेटेड है? तो ये कह रहा है कि ऑप्थेल्मिक संरचना, डर्मल संरचना, नेजल संरचना या ओटिक संरचना। तो देखो भाई अपने को पता है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं? कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है सर? आई डिपार्टमेंट आ जाता है। तो अपने को पता है ऑप्थेल्मिक संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम की कुल मात्रा कितनी होती है? मैग्नीशियम की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 ग्राम होती है, 10 ग्राम होती है, या 15 ग्राम होती है, या 25 ग्राम होती है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है। और साथ में कमेंट करके ये भी बताओ कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, और कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की मात्रा की अगर बात करें भाई अपन, तो मैग्नीशियम की मात्रा होती है सर 25 ग्राम होती है। इसका सही आंसर जो है भाई 25 ग्राम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।